आज हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री, इतिहास का जो हमारा पाषाण काल मतलब स्टोन एज छोटा हुआ था उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाषाण काल जो स्टोन एज है ये आखिर है क्या। तो आपको ऐसे बताते हैं कि जिस काल में मानव के द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया गया है, पत्थर के हथियार बनाए गए, सर्वाधिक जिस काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया उसको पाषाण काल बोला गया। अब ये पाषाण काल जो है, पाषाणकालीन अनुसंधान जो है, इसको आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसटोक को जाता है। कि मतलब ये जो पाषाणकालीन अनुसंधान है इसको आरंभ करने का कार्य रॉबर्ट ब्रूसटोक ने ही किया था। ये पाषाण काल हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 भागों में बढ़ गया। इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल जो है वो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल जो है आपका 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ये रहा। पूरा पाषाण काल जो है ये हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है। पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में ये 3 भागों में बढ़ जाता है। जिसका टाइम पीरियड देखें तो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पूरा पाषाण काल जो था वो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल जो था वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक, और उसके आगे फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनमें जो मानव था वो मानव किस प्रकार से मानव की प्रगति हुई, मानव के विकास हुआ, मानव के जीवन में परिवर्तन आए, कैसे बदलाव आए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाषाण काल है, इससे संबंधित जो साक्ष्य होते हैं या पुरातत्व विभाग से जुड़े जो साक्ष्य होते हैं, सामग्री होते हैं, ये कैसे पता चलता है, कहाँ से अध्ययन किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, इसका अध्ययन कैसे होता है। तो आपको बता दें कि जैसे विश्व में अगर जो हम देखें, पूरी दुनिया के लिए देखें तो विश्व का जो संग्रहालय है ये है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में स्थित है, यूरोप में। तो ये जो विश्व संग्रहालय है, यहाँ से जैसे कि मान के चलिए कि कहीं पे खुदाई चल रहा है पूरा पाषाण काल से संबंधित या नव पाषाण काल से संबंधित, या मानिए सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई साक्ष्य खुदाई में निकलता मिलता है, तो वहां से ये आए, यहाँ की मतलब विश्व जो संग्रहालय होगा वहां से संबंधित कुछ सामान को ले जाके वहां पे रख दे। जैसे मान लीजिए कि कहीं खुदाई पे पत्थरों के साक्ष्य मिले, जो कि पत्थर पे लेख लिखा हुआ, शिलालेख जिसे कहते हैं, तो वहां से वो क्या करेगा, एक लेख जो होगा उससे संबंधित वो ले जाएगा, वहां पे ले जाके वहां पे रखेंगे। तो ये बात मन में आता है कि अगर जो इस प्रकार से पूरे विश्व लेवल पर एक संग्रहालय है जहाँ पे म्यूजियम जैसे मान के चलिए कि पुरातत्व से संबंधित जो साक्ष्य होते हैं उसको रखे जाते हैं, तो भारत की बात करें कि क्या हमारे देश में भी ऐसा कोई संग्रहालय, तो हमारे देश में जो संग्रहालय है वो भारत का मानव संग्रहालय जो है वो पहले ये था, भारत का जो मानव संग्रहालय के नाम से था, लेकिन बाद में इसके नाम को बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम दे दिया गया, जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। यहाँ से प्रश्न एक बार बना था कि जो भारत में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय या भारत का जो मानव संग्रहालय है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें यहाँ से जो प्रश्न बना था तो ये जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भारत का मानव संग्रहालय। अब देखते हैं कि भारतीय जो पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, मतलब भारतीय पुरातत्व के जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब देखते हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। पाषाण काल का जो मानव था उसका मेन कार्य था आखेटक और खाद्य संग्राहक। अब ऐसे आप समझिए कि खाद्य संग्राहक मतलब वो अधिकतर उसका मेन ही उद्देश्य यही था भोजन। अब भोजन के लिए वो क्या करता, आखेट मतलब शिकार करता, और इस प्रकार से वो चलता जाता, मतलब एक जगह पे जैसे मान लीजिए ग्रुप में जाना, वहां पे जाने के बाद शिकार करना, और जब वहां के जीवों की संख्या कम हो जाए फिर वहां से वो पलायन कर जाते, आगे जाते और आगे जाके फिर दूसरे एरिया में जाके अपना शिकार करते और भोजन को इस प्रकार से खाद्य संग्राहक के रूप में वो चलते रहते थे। इसमें कोई निवास या ऐसी चीजें नहीं थी कि जिससे वो अस्थायी एक जगह पर बने रहते। अब देखते हैं
मध्य पाषाण काल जब आया तब क्या हुआ? तो मध्य पाषाण काल में आखेटक ये कार्य मध्य पाषाण काल के मानव का बना था। खाद्य संग्राहक की प्रक्रिया भी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आया। जो बदलाव आया यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है, लेकिन विस्तार से पशुपालन नव पाषाण काल में होता है। यहाँ पे शुरुआत हो जाती है मध्य पाषाण काल में। अब नव पाषाण काल में कृषि आरंभ हो जाता है, पशुपालन की शुरुआत विस्तार से हो जाता है, अस्थायी निवास इसमें हो जाता है। इतना परिवर्तन नव पाषाण काल में आ जाता है मानव में। फिर औजार की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, शंख, ब्लेड आदि के औजार बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल जब आया तो इसपे माइक्रोलिथिक मतलब सूक्ष्म पत्थरों के औजार बनाए गए। तो ये आपका मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में स्लेट के बने औजार थे। अब खोज की बात करते हैं तो खोज देखते हैं पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो आग का पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग मनुष्य को, मानव को मध्य पाषाण काल में उसका प्रयोग समझ में आया और उसका प्रयोग मानव मध्य पाषाण काल में करना शुरू किया। नव पाषाण काल में पहिया मतलब चाक, कृषि और अस्थायी निवास और जिससे समाज का निर्माण हो गया। मनुष्य क्या किया? इससे पहले मानव कृषि करता नहीं था, केवल उसका कार्य था खाद्य संग्राहक। तो वो भोजन के लिए, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता चला जाता था। जहां पे शिकार किया वहां पे भोजन किया, फिर उसके आगे जब जीवों की संख्या कम हुई वो आगे चला गया, आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार से उस समय के मानव के अंदर अस्थायी निवास की कोई प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन जब नव पाषाण काल में कृषि का विस्तार हो गया, मनुष्य पशुपालन करना शुरू कर दिया और जब अस्थायी निवास बना लिया वहां पे, क्योंकि उसको कृषि करना है तो अस्थायी निवास, उसकी देखरेख, उसको बुआई करना, बाकी चीजों को करना, तो वहां पे अस्थायी निवास उसका हो गया, क्योंकि निवास बना के उसका देखरेख करने लगा समाज। और जब इंसान अस्थायी निवास बना लिया तो इस प्रकार से समाज का भी निर्माण हो गया। अब देखते हैं हम कुछ जो यहाँ पे कृषि, नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हो गया। अब कृषि में देखते हैं कि कृषि में क्या हुआ। तो जो कृषि था, कृषि यहाँ पे जैसे जौ, सबसे पहले जो जौ का खोज हुआ तो जौ था वो ईरान, गेहूं मेहरगढ़ और चावल कोल्डिहवा यूपी से, ये इन जगहों से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। जो ये गेहूं मेहरगढ़ से है ये लगभग 7000 ईसा पूर्व इसके साक्ष्य है। और ये मेहरगढ़ जो है, ये मेहरगढ़ इस प्रकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है इस समय। ये मेहरगढ़ इतना समृद्ध या कहिए आप ऐसे कि इतने ऐसे जगह पे था जहां पर नदियों से पानी और बाकी पहाड़ियां, इस कारण ये मेहरगढ़ बहुत सुरक्षित और बहुत उपयुक्त स्थान था मानव के लिए। और ये मेहरगढ़ तीनों कालों में, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मतलब ऐसे कह लीजिए आप कि पाषाण काल से लेकर वो सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता तक, सिंधु सभ्यता तक, ये तीनों कालों तक था ये मेहरगढ़। अब देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य तो वैसे आपको कोल्डिहवा यूपी से मिला, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से और जौ ईरान। लेकिन अभी हाल में ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप, अभी तक अगर जो आता कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का तो वो 7000 ईसा पूर्व ही मेहरगढ़ ये कोल्डिहवा यूपी था चावल का। लेकिन इस समय एक नए स्थान की खोज किया गया तो जिसमें ये जो कि यूपी में है और प्रतापगढ़ के पास में, तो उसको ये बताया गया कि ये सबसे प्राचीन चावल के साथ यहाँ पे मिले जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास। तो 8000 ईसा पूर्व वो है लोहुरा देव। तो अगर जो परीक्षा में आपको लोहुरा देव का ऑप्शन आता है तो आप लोहुरा देव को पहले मारेंगे, अगर जो ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपका कोल्डिहवा जो यूपी से है चावल के साथ का, वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखते हैं पहिया, चाक, चाक से जो बनाए गए मृदभांड, इसके साक्ष्य कहां से मिले? तो ये इसका साक्ष्य हस्तिनापुर जो कि गेरू वर्णीय, ये बात परीक्षा में पूछा गया कि हस्तिनापुर से जो
मृदभांड के जो साक्ष्य मिले वो किस प्रकार थे। तो गेरू वर्णीय, ऐसे क्वेश्चन आपका बनाएगा कि गेरू वर्णीय मृदभांड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो वो हस्तिनापुर से। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, यहां से गुफा चित्रकारी जो कि आदिमानव के चित्रकारी थे, वहां से भीमबेटका से प्राप्त हुई उनके साक्ष्य। अब लाशों के ढेर के जो थे, जिसको कहते हैं बृहद पाषाण स्मारक उस समय के, तो मेगालिथ जो होते हैं, इसका प्राप्त नवपाषाण काल से ही हुआ। आप ऐसे कहिए कि जो मध्य पाषाण काल था वहां पे अंतिम क्रिया प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण काल में अंतिम क्रिया प्रारंभ हुआ। तो आप ऐसे कहिए कि जैसे मानिए कि कोई प्रक्रिया है, अंतिम क्रिया मतलब अंत्येष्टि जो है कि किसी को दफनाना या जलाने की प्रक्रिया जो है वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो जब मध्य पाषाण काल में प्रारंभ होगा तो उसके साक्ष्य जो होंगे अधिकतर वो नवपाषाण काल में ही जाके होंगे, क्योंकि मध्य पाषाण काल में वो क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, शुरुआत उसकी हुई, और अधिकतर जो ढेर उसके साक्ष्यों प्राप्त हुए, लाशों के ढेर, कंकाल, बाकी चीज जो मिले, वो सौ के बृहद पाषाण काल स्मारक जो थे, वो लाशों के ढेर, ये प्राप्त हुआ बृहद पाषाण स्मारक के रूप में, जो कि नवपाषाण काल से। अब हम देखते हैं कि जो कुछ स्थल और वो स्थल राज्य मतलब किस राज्य से संबंधित है और वहां से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो एक स्थल जो है बुर्ज होम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत ही कई बार प्रश्न बना हुआ है और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कश्मीर राज्य में पड़ता है और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, जो कि बुर्ज होम से मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गुप्त कराल ये भी कश्मीर में है, यहाँ हड्डी से निर्मित औजार, सिलबट्टा इत्यादि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ अभी आप यहाँ पे अध्ययन किए, तो मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में है, जहां से गेहूं, जौ और कच्ची ईंटों के मकान, यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर हम बताए कि जो मेहरगढ़ था ये बहुत ही मतलब तीनों कालों तक, मतलब समझिए कि यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेके वो सिंधु सभ्यता तक का काल इसे माना, संस्कृति माना जाता है। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ जो है वो प्राचीनतम अस्थायी निवास के जो अस्थायी जीवन था उसका साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा ये यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चिरांद बिहार से, यहाँ पर हिरण के सींगों के उपकरण मतलब हड्डी के उपकरण वहां से मिले, जो कि हिरण के सींगों के थे, बने हुए थे। अब कुछ यहाँ से इस पाषाण काल से कुछ प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कुछ अन्य खोजों को पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखें भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कि मतलब भारत में मानव सर्वप्रथम कहां से मतलब मानव के साक्ष्य मिले कि कहां पे मानव था। तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये हथनौरा, ये नर्मदा घाटी से मानव के साक्ष्य मिले कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है हथनौरा नर्मदा घाटी से उसके साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम प्रयोग धातु, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग धातु तांबा है। प्रथम पशु जो मानव ने सबसे पहला पशु पालन किया वो उसका उस समय का पशु जो था वो कुत्ता था। प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज, जो प्रयोग में मानव सबसे पहले अनाज को लाया वो सबसे पहला अनाज था जौ। कुंभकारी मतलब बर्तन बनाने का काम, तो ये जो मृदभांड थे, मृदभांड बनाने का कार्य, क्योंकि नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, तो जब नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे पहले तो मृदभांड बन नहीं सकता है, क्योंकि जब चाक का आविष्कार जब हमारा नवपाषाण काल में होगा तो उसी समय से उसके आगे से कुंभकारी मतलब मृदभांड बनाने की प्रक्रिया होगी। तो ये कहां से होगा, नवपाषाण काल से। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है इसका आगमन, तो ये उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल मतलब यहां से उच्च पुरापाषाण काल में ही जो आधुनिक मानव है या होमोसेपियंस, तो ये मानव का आगमन उच्च पुरापाषाण काल में होता है।
अब आपको बता दें जो ताम्र पाषाण कालीन है, जहां पे जिस काल में तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया उसको ताम्र पाषाण कालीन कहा दिया गया है उस युग को। तो उस समय में कुछ बातें थी, जैसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उस समय जो ताम्र पाषाण कालीन था वो महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के लोग थे घरों में फर्श के नीचे ही उत्तर दक्षिण दिशा में लाशों को दफनाते थे। वो जो है ये ताम्र पाषाण कालीन में। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें जो कुछ प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, कि जो अब तक आप अध्ययन किए वहां से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आपके उत्तर से आपके पढ़ाई हुई वीडियो से आपको सब मिलेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले जैसे माइक्रोलिथ औजार। अब माइक्रोलिथ औजार का सर्वप्रथम प्रयोग इंसान कब किया, मानव कब किया? तो देखिए यहाँ पे आप अध्ययन किए हैं माइक्रोलिथ का प्रयोग, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। फिर देखते हैं गैरिक मृदभांड पात्र कहां से प्राप्त हुए? तो गैरिक मृदभांड पात्र जो है यहाँ आप पढ़े हुए हैं ये हस्तिनापुर, जो कि गेरुवर्णीय मतलब गेरुआ कलर का गेरुआ रंग में जो मृदभांड था वो प्राप्त हुआ। अब कहा चाकोलिथ युग। चाकोलिथ युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें ये जो ताम्र पाषाण कालीन है ये ताम्र पाषाण काल को भी चाकोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण जो मिला वो कहां से? शिवालिक पहाड़ी से मिला हुआ है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन मानव का अगर जो पूछ ले आपको कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन में मानव का कहां से उसके साक्ष्य मिले, तो आपको यहां से मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलता है। फिर पाषाण काल से हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष। अब पाषाण काल से हड़प्पा तक तो आपको ये बता दिए कि ये तीनों काल में मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मेहरगढ़ मौजूद था। मतलब मेहरगढ़ जो है ये मेहरगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों काल में मतलब पाषाण काल से लेके ये सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता तक ये था। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। पाषाण काल से जैसे मानिए प्रश्न आपका बन जाए कि पाषाण से जो ये तो हो गया आपका कि जैसे पाषाण काल से हड़प्पा तक का जो है वो आपका ये मेहरगढ़ आ गया आपका। मान लीजिए बृहद पाषाण स्मारक, जो बृहद पाषाण स्मारक है वो मिला। तो बृहद पाषाण स्मारक कहाँ पे? ये लाशों के ढेर जो है मेगालिथ, यही बृहद पाषाण स्मारक मिले जहां पे मृतकों को दफनाने के रूप में मिले। जहां पे बृहद पाषाण स्मारक मिला है तो वो क्या था? मृतकों को दफनाने का एक जगह था, वहां से मिला हुआ है। बस अब देखिए यहां से ये प्रश्न आपको दो प्रश्न क्वेश्चन होगा कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो पूछ ले कि पशुपालन की शुरुआत या पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ, तो अगर जो शुरुआत या प्रारंभ की बात होता है तो मध्य पाषाण काल आपका आंसर सही होगा। अगर जो ये विस्तार से पूछ लिया, ये नहीं पूछा प्रारंभ ना पूछ के कहा कि पशुपालन के साक्ष्य किसमें विस्तार से मिलते हैं, तो आपका नव पाषाण काल हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वो किस द्वीपखंड कौन से द्वीपखंड में था या कौन से किस द्वीप का खंड था? तो ये था जम्बू द्वीप। जो भारतवर्ष हमारा है प्राचीनतम मान्यताओं के अनुसार ये जम्बू द्वीप का खंड था। फिर प्राचीन भारत के अगर जो औजार अस्त्र शस्त्र के लिए पदार्थ को देखें, ऐसे प्रश्न बनाए जाए कि प्राचीन भारत में औजार मतलब अस्त्र शस्त्र के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा था, तो आप तो इसको जान जाएंगे कि क्या था? ये पाषाण। क्योंकि प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में पाषाण मतलब पत्थरों के औजार अस्त्र शस्त्र पत्थरों से ही बनाए जाते थे। अब देखिए कि मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल, ऐसे प्रश्न बन जाए मानिए कि मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जो था वो पूरा पाषाण काल था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगता है और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी वीडियो आपको छूटने ना पाए। थैंक्स।